चलो जी, तो आज हम करेंगे टैक्स बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म में सबसे पहले है पर्सन। पर्सन का मतलब है कौन कौन लोग अर्न करते हैं। तो जो जो लोग अर्न करते हैं हम उनसे क्या लेने वाले हैं? टैक्स। कोई कमजोर है, कोई ताकतवर है। जो ताकतवर है उससे टैक्स क्या लेंगे? ज्यादा। जो कमजोर है उससे टैक्स क्या लेंगे? कम। तो इंडिविजुअल सबसे कमजोर है, कंपनी सबसे ज्यादा ताकतवर है। सबसे ज्यादा टैक्स किससे लेंगे? कंपनी से। और सबसे कम टैक्स किससे लेंगे? इंडिविजुअल से। इसीलिए हमने ये कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो इसका मतलब एक टैक्सेशन प्रोफेशनल को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस को देख रहे हैं वो बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटर है। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटर। एक एचयूएफ है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी है। किस बिजनेस फॉर्म के अकॉर्डिंग वो रन किया जा रहा है? जिस बिजनेस फॉर्म के अकॉर्डिंग वो रन किया जाएगा उसी बिजनेस फॉर्म के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। तो सबसे पहले हम जरा डिफरेंशिएट करेंगे इन चीजों को, ठीक है जी। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझ भाई जरा। पार्टनरशिप के लिए दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरी चीज होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट तो हुआ लेकिन किस चीज के लिए हुआ? अब जरा मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करते हैं। समझ, एक मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स का मस्त बिजनेस चल रहा है, ठीक है। मिस्टर एक्स के दो बच्चे हैं, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का भी अपना अपना अलग अलग बिजनेस चलता है और मिस्टर वाई और मिस्टर जेड अपना अलग अलग बिजनेस करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स एक्स, वाई और जेड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। मिस्टर एक्स के बिजनेस को उसका मैनेजमेंट संभाल रहा है। हर साल इस बिजनेस में 5 करोड़ रुपए के प्रॉफिट होते हैं और वो प्रॉफिट्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़। अब एक बिजनेस के प्रॉफिट्स दो जनों में क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट, शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। बिजनेस है, बिजनेस है, सेकंड पॉइंट बिजनेस है और प्रॉफिट्स क्या किए जा रहे हैं? शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि वाई और जेड के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं था। उनको तो किसी विल के कारण कोई चीज मिल रही है। उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था कि हम लोग मिलके कुछ करेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट मिसिंग था। क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट मिसिंग है बाकी सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये पार्टनरशिप, इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बात की बात है, फिलहाल पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट सुन। लेट मैं और ये दोनों दोस्त हैं। ये भी एक स्कूल में टीचर है, ये भी उसी स्कूल में टीचर है। इसके पास भी सेविंग्स में 50 लाख रुपए हैं, इसके पास भी सेविंग्स में 50 लाख रुपए हैं। इनको पता चला कि 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का साल का 10 लाख रुपए ब्याज आता है, वो रेंट आता है, रेंट बिक रही है वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया कि भैया हम मिलके वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। खरीद ली इन्होंने, वो प्रॉपर्टी खरीदी, रेंट पे चढ़ी हुई है। अब इन्होंने 50 लाख इसने डाल दिए, 50 लाख इसने डाल दिए। वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है, उसका रेंट आता है 10 लाख, 5 लाख ये रख लेता है, 5 लाख ये रख लेता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है? इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव था कि नहीं था? लेकिन क्या उस प्रॉपर्टी में ये दोनों बिजी हो गए? बिजी नहीं, वो तो सेल्फ है, उसमें इन दोनों की कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो जब इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, सेल्फ इनकम आ रही है, तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते, ये बिजनेस नहीं है।
म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट करके इन्वेस्ट करके फिर ये अर्न कर रहे हैं, इनकी इंटेंशन भी अर्न करने की थी, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, लेकिन कौन सा पार्ट मिसिंग है? बिजनेस, बिजनेस मिसिंग। रेगुलरिटी तो है, हर साल आएगा, बिजनेस मिसिंग है, मतलब ये बिजी नहीं रहते उस चीज में, ये वो बिजी एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब ये बिजनेस, तो भी ये पार्टनरशिप नहीं है, इसको को ओनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप नहीं बोलते। दैट इज नोन एज को ओनरशिप। किसी एक प्रॉपर्टी के दो ओनर्स मिलके ओनर्स हैं, को ओनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। बिजनेस, तो अगर मैं बिजनेस को डिफाइन करना चाहूं, तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच मेक्स यू बिजी, जिसमें आप बिजी हो जाओ। अच्छा, बिजी तो बहुत सारी चीजों में हो सकते हैं, आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं कर सकते, अर्निंग्स। जिस चीज में लॉस होते हैं क्या उसे बिजनेस नहीं बोलते? समझ मेरे भाई, लॉ जब डिफाइन करेगा तो कैसे करेगा? लॉ ऐसे डिफाइन करेगा जो यूनैनिमस हो, हर एक के ऊपर अप्लाई हो, हर जगह अप्लाई हो। ठीक है जी, इंटेंशन तो किसी का भी नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटेंशन टू अर्न समथिंग। हम अर्निंग्स वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो बिजी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको बिजी रखे, लेकिन बिजी तो आप हो, सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न समथिंग। और अर्निंग्स भी कैसी होनी चाहिए? रेगुलरिटी, रेगुलरली होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है? बिजनेस। तो दो चीजें हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो म्यूचुअल एग्रीमेंट किस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? बिजनेस के, तब वो चीज क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है, को ओनरशिप है या कुछ और है, पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए पहले क्या होना चाहिए? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, और किस पर्पस के लिए होना चाहिए वो समझ में आया, तब उसको क्या बोलेंगे? अब आप टेक्निकली प्रिपेयर्ड हो, नाउ इट्स अ पार्टनरशिप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है जी, अब एक छोटी सी चीज समझ, देख कंपनी में एक छोटी सी चीज देखते हैं भाई। अच्छा, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो दो पार्टनर्स हैं, तो इनका मतलब उनमें आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ उनमें। अब एक कंपनी है, लेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे, ए ने भी खरीदे, बी ने भी खरीदे, हम तीनों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो प्रॉफिट्स हैं डिविडेंड के रूप में हम तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बिजनेस कर रही है, रेगुलरिटी है, इंटेंशन टू अर्न है, हर चीज है, बिजनेस तो है। लेकिन एक नोटिस कर एक चीज, एन ए बी तीनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं कि नहीं है? हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट्स इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज समझ, क्या एन ए और बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या डायरेक्ट बस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं? तो एक बिजनेस एक्टिविटी है, उस बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट्स हम तीनों शेयर करते हैं, लेकिन हम तीनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, कोई और बिजनेस एक्टिविटी है, इसकी लीगल फॉर्म कुछ और है। ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि एन ए और बी के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है कि हम मिलके कुछ करते हैं, वो और बात है कि हम मिल गए। डिफरेंस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बाकी कंपनी को मेनली क्या बोलते हैं? जो भी कंपनीज एक्ट के अंडर क्या हो जाए, रजिस्टर्ड, या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, फॉर्मुलेट, वो एक कंपनी है। या किसी फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग वो एज अ कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो, या तो इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ,
या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया, उसको वो पावर्स मिली हुई। अभी मैं बताऊंगा आपको इसको क्या पावर्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकम टैक्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक कोई दिक्कत? कंपनी और पार्टनरशिप में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया? शेयर होल्डर्स के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेकिन पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट, बिजनेस एक्टिविटी दोनों कर रहे हैं। डिफरेंस है, डिफरेंस है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कंपनी और पार्टनरशिप में बेसिक डिफरेंस क्या है? चलो अभी मैं बताऊंगा। पहले नहीं मैं बताऊंगा आपको। लोकल अथॉरिटी, एक चीज होती है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका। आप हाउस टैक्स देते हो, अगर ये प्रॉपर्टी मेरी खरीदी हुई है तो इसका नगर पालिका क्या लेने वाली है? हाउस टैक्स। तो मैं हाउस टैक्स दूंगा। रोड टैक्स देते हो, रोड टैक्स भी किसका है? नगर पालिका का। होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, ये जैसे सड़क है, सड़क पे पोल लगा हुआ, उस पोल पे होर्डिंग लगी हुई है, वो होर्डिंग का रेंट किसको जाता है? नगर पालिका। ये जो मेट्रो बनी, मेट्रो ने अपने पिलर बनाए, ये पिलर किस पे बनाए? सड़क पे। वो सड़क को कौन मेंटेन करता है? नगर पालिका। तो आपको पता है मेट्रो नगर पालिका को रेंट देती है। नगर पालिका की इनकम हुई कि नहीं हुई? हुई। तो नगर पालिका की अगर इनकम है तो उस इनकम पे क्या लगेगा? नगर पालिका किस हेड में आती है? लोकल अथॉरिटी। उसको क्या बोलते हैं? लोकल अथॉरिटी। इंडिविजुअल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोल प्रोप्राइटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेला मालिक इंडिविजुअल। एचयूएफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। लोकल अथॉरिटी ओके है, पार्टनरशिप फर्म ओके है। अब एक चीज होती है एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बीओआई एओपी। सबसे पहले एओपी एंड बीओआई को एक ही चीज मानो। क्या मानो? लेट एक ही चीज मानो। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई, इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। अभी फिलहाल आप एओपी और बीओआई को एक मान लो। ठीक है जी, समझते हैं अब। तो आपके पास आई पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। चलो जी, पार्टनरशिप फर्म एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली बात तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? चलो मैं देता हूं आपको, समझें। आपने कभी ट्रेड एसोसिएशन सुनी है? ट्रेड एसोसिएशंस मैं बताता हूं आपको। लेट चांदनी चौक सुना है? उसको किसने सुना है? तो चांदनी चौक ट्रेड एसोसिएशन एक एसोसिएशन है वहां पे। ठीक है जी, करती क्या है भैया? क्यों बनी है? चांदनी चौक ट्रेड एसोसिएशन। चांदनी चौक में बिजनेसमैन्स के राइट्स और पावर्स को इंटरेस्ट किया जा सके, फ्लरिश किया जा सके, और कैसे वहां पे बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर ये इंडिविजुअली कुछ बोलेगा तो क्या कोई सुनेगा? अगर तुम सब मिलके बोलोगे तो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो बिजनेसमैन्स एसोसिएशन बना लेते हैं अपनी अपनी, ताकि वो एसोसिएशन के रूप में जब जाते हैं कहीं पे तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है। एसोसिएशन। दूसरी चीज, ट्रेड एसोसिएशन का एक और काम है कि बिजनेस में कोई दिक्कतें आ रही होंगी तो उन दिक्कतों का सोल्यूशन कैसे होगा, और कलेक्टिवली सारे मिलके वो एफर्ट्स करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। अनफेयर मीन्स से काम नहीं हो सकता, बॉयकॉट हो जाएगा वरना उस चीज का। मतलब बहुत अच्छी चीज रहती है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए वो एसोसिएशन। ठीक है जी। अब क्या होगा समझो, हम सब चांदनी चौक में बिजनेस करते हैं। लेट मैं
एक सोल प्रोपराइटर हूं, मेरा जो बिजनेस है सोल प्रोपराइटरशिप, मैंने साड़ियों की दुकान खोल रखी है, मैं अकेला ओनर हूं उसका, ठीक है। आई एम अ सोल प्रोपराइटर, दैट इज इंडिविजुअल। इन दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म में साड़ियों की दुकान खोल रखी है। तो इनका जो बिजनेस है वो क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म। इसने एक कंपनी बना रखी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसमें साड़ियों की दुकान चलाता है, ये मतलब कंपनी बना के साड़ियों की दुकान चलाता है, चला सकता है। तो इसकी क्या है, एक कंपनी। मेरा भी शॉप चांदनी चौक में, इनकी भी शॉप चांदनी चौक में, इसकी भी शॉप चांदनी चौक में, हम सब चांदनी चौक में काम करते हैं। मैं सोल प्रोपराइटर के रूप में काम करता हूं, ये पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम करते हैं, ये कंपनी बना के काम करते हैं। इसके दादाजी ने साड़ियों की दुकान खोली और उन्होंने HUF का रूप दे दिया उसको। तो दादाजी के जितने बच्चे, बच्चों के जितने बच्चे, वो सब उस HUF के क्या बन गए, मेंबर्स बन गए। हिंदी मीडियम में, मतलब अगर थोड़ा सा लेमेंस लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से ये एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पैदा होते जाएंगे बच्चे और उसके क्या बनते जाएंगे, मेंबर्स। एक तरीके से अगर वो पार्टनरशिप फर्म होती तो क्या कहलाते, पार्टनर्स, एक तरीके से। बाकी पार्टनर्स बोलते नहीं है उसको, ठीक है जी। HUF भी है भैया वहां पे, कोई हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब देखो क्या होगा, ये ट्रेड एसोसिएशन चलेगी कैसे, इसकी मैनेजमेंट कैसे चलेगी, क्या करेंगे इस एसोसिएशन में चेयरपर्सन, पर्सन, चीफ पर्सन, ये सब चूज किए जाएंगे। वो लोग अपनी टाइम, अपना एनर्जी डिवोट करेंगे और तब जाके ये एसोसिएशन का काम चलेगा। तो अब क्या होगा, जिसकी शॉप चांदनी चौक में है वो चांदनी चौक ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर बनेगा और उस एसोसिएशन के खर्चों को बियर करने के लिए वो बंदा हर साल एक सब्सक्रिप्शन देगा। तो लेट मैं 10,000 रुपए देता हूं, इनकी पार्टनरशिप फर्म 10,000 देती है, इसकी कंपनी 10,000 देती है, उसकी HUF 10,000 देती है। सबसे पहली चीज, क्या मेरे में, क्या मुझ में, इन दो, इनकी पार्टनरशिप फर्म में, कंपनी में और HUF में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है? कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट किया हमने? नहीं। तब भी हम सब एक ही एसोसिएशन के मेंबर हैं कि नहीं हैं? हैं। पहला पॉइंट, एक ही एसोसिएशन के मेंबर तो हैं लेकिन हमारे बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या किसी स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट जैसे? नहीं। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है? नहीं। तो ये कंपनी भी, पार्टनरशिप फर्म भी, तो है क्या ढूंढ रहे हैं हम? ठीक है जी। एक छोटी सी चीज, इट्स एन एसोसिएशन, इट्स एन, एक जगह कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनका एक कॉमन पर्पस, एक ऑब्जेक्टिव है कि उस एरिया में बिजनेस राइट्स कैसे फ्लरिश किए जा सके, बिजनेस कैसे फ्लरिश किया जा सके, स्मूथली काम चले और हमारी बात को हर कोई सुने। ये एक एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में, अच्छा पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं है, रीजन समझ में आया? कंपनी क्यों नहीं है, उसका रीजन समझ में आया? ये एक एसोसिएशन है, हर एक बंदा एक मेंबरशिप फीस दे रहा है इसमें। एसोसिएशन के पास मेंबरशिप फीस आ रही है कि नहीं आ रही है? वो मेंबरशिप फीस इस एसोसिएशन की क्या है? इनकम है। वो इस एसोसिएशन की क्या है? अगर इनकम है तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स। इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे। अब वो एसोसिएशन जो चल रही है उसमें कौन कौन मेंबर है? एक सोल प्रोप्राइटर मेंबर है, पार्टनरशिप फर्म मेंबर है, कंपनी मेंबर है, HUF मेंबर है। ये पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ये सब किस हेडिंग में आते हैं? इसीलिए इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाएगा। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। हेडिंग समझ में आई? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को फिलहाल आप एक मानो। एक पार्टनरशिप फर्म है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है।
पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? एक तो म्यूचुअल एग्रीमेंट और एक बिजनेस। दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्या एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्या इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है? तब भी बहुत सारे लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं कि नहीं है? हैं। इनका उस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई हक है कि नहीं है? है। जैसे पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म में होता है। लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट या किसी और एक्ट जो आपको कंपनी एक कॉरपोरेट की पावर देता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड, तो ये एक कॉरपोरेट, एक कंपनी भी नहीं है। तो ये है क्या? ये एक एसोसिएशन है। और एसोसिएशन कौन सी है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है क्या? ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। ये वो बात की बात है, इनकम टैक्स में मुझे फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे किसकी? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की। लेट आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, जो भी कर रहे हो, टैक्स तो सब में सेम है। लेट आप सीए कर रहे हो, सब सीए बने। सीए बनने के बाद सीए इंस्टीट्यूट में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी एज अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। सीएमए बनने के बाद सीएमए इंस्टीट्यूट में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी एज अ मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। ऐसी सीएस में होगी, लॉयर्स की भी होती है। हर प्रोफेशनल का जो इंस्टीट्यूट है उसका वो क्या बनता है? मेंबर। मेंबर जब बनता है तो वो मेंबरशिप फीस देता है और वो उस एसोसिएशन का हिस्सा बनता है। अब एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, आप उसके मेंबर हो। मैं भी सीए हूं, लेट आप भी सीए हो, या मैं भी सीएम में हूं, आप भी सीएम में हो। हम अपने इंस्टीट्यूट के क्या बने? मेंबर। मैंने करी, मैं मेंबर बना, मैंने हर साल मेंबरशिप दी। ये बना, इसने दी, आप बने, आपने दी। क्या हमारे बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है? तो ये पार्टनरशिप फर्म हो सकती है? नहीं। लेकिन हम सब एक ही एसोसिएशन से रिलेटेड हैं कि नहीं है? हैं। हम सब इंडिविजुअल्स हैं। क्या एक पार्टनरशिप फर्म सीए कर सकती है? नहीं। एक कंपनी सीए कर सकती है? आप बोल सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज सीए ठीक है जी, नहीं कर सकती? तो ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ जो मेंबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स, उसको क्या कहा जाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। कोई दिक्कत? जब तक आप इसको समझोगे नहीं तो टैक्स करोगे कैसे? सही बात। आज तक कभी समझी ये बात? नहीं। पार्टनरशिप आज पहली बार पता चली क्या होती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, अगर अब आपका लीगल एस्पेक्ट, अच्छा टैक्स पढ़ाने के लिए पहले 2 वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया है? इकोनॉमिक्स। अब क्या पढ़ा रहा हूं? लॉ पढ़ा रहा हूं। टैक्स तो शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाई पहले, अब क्या पढ़ा रहा हूं? लॉ। तो समझ जाओ इस तरीके से सब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं। एक टीचर एक सब्जेक्ट में चैंपियन हो ही नहीं सकता। अगर एक टीचर एक सब्जेक्ट में होगा तो आप समझ सकते हो, आपने पहले बहुत सारी जगह देख रखा है, अब आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है जी, मेरा लॉ बहुत अच्छा है, मेरी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, तो मेरा टैक्स बहुत अच्छा होगा। उसके पैसे अलग से हैं भाई, उसके पैसे अलग से हैं। जितनी तूने फीस दी उसमें इतना ही मिलता है आएगा, अभी आएगा ठीक है जी। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज, आपकी अंदर से जिज्ञासा आनी चाहिए कि ये चीज भी मुझे पता होनी ना। दैट्स एजुकेशन, ये कोचिंग है। ठीक है जी, अंदर से मन करना चाहिए भाई साहब। अब ठीक है, ठीक है जी, चलो खैर। पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंस पता चला कि नहीं पता चला? पता चला। पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा और किस पर्पस के लिए होगा? बिजनेस। तब वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। एक कंपनी क्यों है? कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए वो, बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए वो। कॉर्पोरेट का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिलहाल मैंने इतना बताया, जो एक स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है, जो एक्ट उसे कॉर्पोरेट की पावर देता है, उसको कंपनी बोलती है। ठीक है जी, या तो वो इंडियन एक्ट हो सकता है, या फॉरेन एक्ट, या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कोई कंपनी बन सकती है। उसके पास वो पावर्स होती हैं। पावर्स कौन सी पावर्स? तो वो पावर्स जाननी पड़ेंगे।
ठीक है जी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्संस में सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है या सारी बिजनेस फॉर्म्स हो सकती हैं? सारी बिजनेस फॉर्म्स उसकी मेंबर हो सकती हैं, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ कौन होगा? बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों होते सेम है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसीलिए वो एक ही साथ लिख दिए जाते हैं स्लैश डाल के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? लोकल अथॉरिटी समझ में आ गई? एलएलपी में तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का एक ज्वाइंट वेंचर है, हाइब्रिड है वो तो। ठीक है जी। अब समझो, ना तो कोई चीज इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना पार्टनरशिप फर्म है, ना एओपी बीओआई है, ना कोई कंपनी है, ना एलएलपी है, ना लोकल अथॉरिटी है, तो क्या उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका अदर्स होता है। ठीक है जी, उसको अदर्स के हेड में डाल के लगाएंगे कि तू अदर्स है, तू भी टैक्स दे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल है? नहीं। पार्टनरशिप फर्म है? नहीं। इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अर्न करती है कि नहीं करती? अगर वो अर्न करती है, वो और बात है कि हम उसे बाद में छूट दे दें कि जा तेरी इनकम पे टैक्स, बात की बात है, वो बात की बात है। पहली बात, उसे इनकम टैक्स के दायरे में तो लेके आओ। छूट देंगे बाद में, अगर देनी चाहिए तो बाद में देंगे, पहले वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। ये सब है। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, और अगर अब भी कोई बच गया तो उसे कहां डाल देंगे? अदर्स में। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल मतलब उसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस है, लीगल अपीयरेंस है, दैट इज जुडिशियल, उसको भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहा जाएगा। थोड़ा सा यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? डिफरेंस समझ में आया? अब हम पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस कर सकते हैं। तो को ओनरशिप, इन्होंने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी का रेंट खा रहे हैं, क्या ये बिजी है उसमें? तो बिजीनेस है, बिजनेस है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि नहीं है? है। लेकिन बिजनेस तो क्या पार्टनरशिप है? तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? को ओनरशिप। ये को ओन्ड करते हैं किसी इनकम सोर्स को, किसी चीज को जिससे ये अर्न करते हैं, और उसकी चीज प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहां तक ओके? यहां तक ओके। अब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जरा एक डिफरेंस करना पड़ेगा हमको। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने ट्रेडिंग पैनल बहुत बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ट्रेडिंग पैनल? ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड का ट्रेडिंग पैनल में क्या ट्रीटमेंट होता है? कौन बोला? हाँ, पीएनएल में इनकम टैक्स पेड। अच्छा अच्छा, हाँ जी। इनकम टैक्स पेड का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? याद नहीं, देखिए इसने क्या वर्ड यूज करा, ये यही सुनना था मेरे को, आपने गलत बताया। ठीक है जी। पता है एक छोटी सी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली बात, आपने 11th में कितने सारे क्वेश्चन किए होंगे? आपने फाउंडेशन में कितने सारे क्वेश्चन किए होंगे? और अभी फाउंडेशन क्लियर करके आप आए हो, वेदर सीए वेदर सीएम में अकाउंट्स तो पढ़ा होगा। ठीक है जी। 11th में किया, फाउंडेशन में किया, आपने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत बताया, या आपने कहा याद ही नहीं, जो भी है गलती हो गया एक तरीके से। ये क्या तरीका है? इसका मतलब जो जो आप पढ़ते जा रहे हो, बहुत मेहनत कर करके आप काम कर रहे हो, नंबर आ रहे हैं, लेकिन नंबर आने के बाद साफ, इसका मतलब आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आज आपकी जॉब लगे तो आप मेरी कंपनी का ट्रेडिंग पैनल ठीक नहीं बना सकते, तो मैं आपको जॉब दे दूंगा। ये दुविधा है कॉमर्स साइड के बच्चे की। जिस दिन कॉमर्स साइड का बच्चा ये समझ गया कि मेरे को पढ़ाने वाला वो बंदा चाहिए कि जिससे मैं एक बार पढ़ूंगा अब मैं वो चीज भूल, वो है टीचर। ठीक है जी। गधों की तरह रटाने वाला टीचर नहीं हो सकता, वो आपका फ्यूचर खराब कर रहा है। करते रहो जितना मर्जी, उतनी मेहनत करते रहो, एमएनसी में तो काम नहीं मिलेगा। सोच के देखना, अगर आपको ट्रेडिंग पैनल, एक सोल प्रोप्राइटर का ट्रेडिंग पैनल बनाना नहीं आता, तो आप एक कंपनी का ट्रेडिंग पैनल बना लोगे? ये है सबसे बड़ा फैक्ट। और अभी तो फाउंडेशन का रिजल्ट आया, अभी तो आए हो आप रिसेंटली। ठीक है जी।
अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ये मैंने कहा था, ये मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं जो मुझे इनकम टैक्स में भी चाहिए और जो मुझे अकाउंट्स में भी, हर जगह चाहिए, हर जगह चाहिए। ठीक है जी, समझते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल बिजनेस है, मालिक है। लेट नितिन गुप्ता क्लासेस और नितिन गुप्ता, ये दो अलग अलग चीजें हैं कि सेम चीज है? ये दो अलग अलग चीजें हैं कि सेम चीज है? अलग अलग। एचयूएफ और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं कि सेम है? अलग है। क्या है? सेम है। अच्छा, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग अलग है कि सेम है? सेम है। कंपनी में भी होती है। चलो खैर, अब एक लॉजिक करेंगे। जब आप ये लॉजिक सीख जाओगे, पूरी लाइफ में आपको दोबारा गलत नहीं होगा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देख, अकाउंट्स में हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे? इनकम टैक्स का। अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट ऐसा क्यों होता है? लॉजिक तो इनकम टैक्स की बुक में लिखा है। अकाउंट तो सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। मेरा अकाउंट सॉलिड तब होगा जब मेरा इनकम टैक्स सॉलिड होगा, तब मैं इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट एकदम 100% करेक्ट करूंगा। अब मेरा इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इनकम टैक्स एक्ट पता होना चाहिए। यही मैं कहता हूं, एक सब्जेक्ट खुद में संपूर्ण हो ही नहीं सकता। अगर एक सब्जेक्ट खुद में संपूर्ण होता तो हम आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते। किसी को ये पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, वरना वो टैक्स का पता कैसे करेगा? इन सब की डेफिनेशंस इनकम टैक्स एक्ट ने लिखी है कि लॉ ने लिखी है? लॉ कहां पढ़ा है? फाउंडेशन में। तो वो लॉ पढ़ने वाला, जिसको वो लॉ बहुत अच्छा आता है, वो इनकम टैक्स समझेगा, बाकी सब रटेंगे। वो और बात है कि मैंने बहुत कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से कोई चीज एक्सप्लेन कर दी, तो आपको वो बहुत इजीली समझ में आ गई। ठीक है जी, चलो जी, अब एक छोटा सा लॉजिक और करेंगे, और इस लॉजिक का महत्व देखना आप, इंपॉर्टेंस। एक है बिजनेस। अभी मेंबर्स को मैं किस कैटेगरी में काउंट कर रहा हूं? ओनर। वैसे कंपनी के केस में हम ओनर नहीं बोलते, हम बेसिकली क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं। लेकिन फिलहाल ओनर। एक बिजनेस है, एक ओनर है। बिजनेस वर्सेस ओनर। हमें यह देखना है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेम चीज हैं या अलग अलग चीजें हैं। समझते हैं? मैं 3 सब्जेक्ट्स ले रहा हूं एक साथ। एक सब्जेक्ट हमारे पास है अकाउंट्स, एक सब्जेक्ट हमारे पास है लॉ, और एक सब्जेक्ट हमारे पास है टैक्स। 3 सब्जेक्ट्स हैं भैया हमारे पास। ठीक है, और 3 कैटेगरी लूंगा। समझो, सोल प्रोप्राइटर जिसको आप इंडिविजुअल बोलते हो, एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। फिलहाल मैं ये 4 चीजें ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका मतलब नितिन गुप्ता क्लासेस और नितिन गुप्ता सेपरेट है, हालांकि सोल प्रोप्राइटर है लेकिन सेपरेट है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स सेपरेट है। कंपनी और शेयर होल्डर्स सेपरेट है। एचयूएफ और उसके मेंबर्स सेपरेट है। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। हर बंदा सेपरेट है। तो सेपरेट 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 सेपरेट। जिसमें मैंने टिक का मार्क लगाया इसका मतलब वो सेपरेट है, जिसमें मैं क्रॉस का मार्क लगाऊंगा इसका मतलब वो सेपरेट नहीं है। उसको क्या माना जाएगा? एक। इज वन एंड द सेम थिंग। बात करते हैं लॉ की।
अकॉर्डिंग टू लॉ, अब मुझे लॉ मानो, कानून, मैं कानून हूं, मैं आई एम लॉ, तो मुझे कंपनी दिखती है, लेट कंपनीज चेयर पे बैठी है, मुझे कंपनी दिखती है, इसको बोलते हैं कॉरपोरेट, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी और कॉरपोरेट का मतलब होता है लॉ उसे क्या पावर देता है कि जैसे एक नेचुरल पर्सन है ऐसी तू भी है, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। ये होती है वो पावर, जिस पावर का मैं ऊपर जिक्र कर रहा था आपसे, जो मैं आपको बता रहा था, इसको इनकॉर्पोरेट। मेरे को दिखती है, लॉ को दिखती है कंपनी, ये बैठी भाई कंपनी। क्या तू अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है? खरीद सकता है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसके नाम, अपने नाम पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कंपनी भी करा सकती है। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करा सकती, मुझे दिखती ही नहीं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, लॉ की नजर में वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो लॉ को पार्टनरशिप फर्म दिखती नहीं है, लॉ को एचयूएफ दिखती नहीं है, लॉ को सोल प्रोप्राइटरशिप दिखती नहीं है, लॉ को सिर्फ एक चीज दिखती है, कंपनी। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मतलब जब लॉ उसको एक ताकत देता है, और वो ताकत क्या है, जैसे हम नेचुरल पर्सन है ऐसी वो भी है, उसको नेचुरल पर्सन के इक्विवेलेंट बना दिया जाता है। एक्चुअली में लॉ इनकॉर्पोरेटेड बॉडी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलता है। लॉ अकाउंट्स हर एक को बोलता है, अकाउंट्स बोलता है सारे बिजनेस अपने ओनर से क्या है, अलग, सारे बिजनेस अपने ओनर से अलग है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ कौन अलग है, सिर्फ कंपनी अलग है, और कंपनी खुद में एक पर्सन है, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, शेयर होल्डर्स की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसका मतलब सिर्फ कंपनी एक पर्सन अलग है, बाकी कोई भी अपने ओनर से अलग। तो अकॉर्डिंग टू लॉ सोल प्रोप्राइटर और उसका ओनर इज वन एंड द सेम थिंग। According to law, partnership firm and partners is one and the HUF and members is one and the according to law. अब इसका मतलब क्या है? अगर इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म ने एक बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ की, तो वो बिल्डिंग किसी के नाम पे रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। किसके नाम पे करेंगे? अगर ये लेके जाए कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कर दो, तो लॉ को पार्टनरशिप फर्म दिखती ही नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती नहीं। तो बेटे ऐसा करो, या तो तुम दोनों अपने नाम पे करा लो, और या दोनों मिलके रेडी हो जाओ कि किसके नाम पे होनी है उसके नाम पे कराना हो। पर्सन होना चाहिए, कोई पर्सन, या तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए या आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए। पर्सन होना चाहिए, लॉ की आइज में वो पर्सन होना चाहिए, और पर्सन सिर्फ 2 हैं, या तो नेचुरल पर्सन है या, और आर्टिफिशियल पर्सन को इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बोलते हैं, उसको इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होनी चाहिए वो, जिसको लॉ ने ये अधिकार दिया हो कि तू एक पर्सन के इक्विवेलेंट है। लॉ ने पार्टनरशिप फर्म को वो अधिकार नहीं दिया, तो लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म इल्यूजन है, एग्जिस्ट नहीं करती। डिफरेंस समझ में आया? अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हर बिजनेस अपने ओनर से क्या है, अलग। कंपनी के वो लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मीनिंग समझ में आया? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ सोल प्रोप्राइटर ऐसा है जिसमें बिजनेस और ओनर सेम है, बाकी हर चीज अलग है, हर चीज अलग है। इसका मतलब इसमें बिजनेस और ओनर क्या है, सेम, और बाकी सब क्या हैं, अलग, सेपरेट। टिक का मतलब क्या है, सेपरेट। टिक का मतलब सेपरेट है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसा है जिसमें बिजनेस और ओनर दोनों क्या माने जाएंगे, सेम, और बाकी सब क्या माने जाएंगे, अलग अलग। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एचयूएफ और उसके मेंबर्स दोनों क्या हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स क्या हैं, कंपनी और शेयर होल्डर्स क्या हैं, अलग अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, सेम। अब एक लॉजिक सुन,
इनकम टैक्स, इनकम पे लगेगा टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्ट, जिसकी इनकम, अगर इनकम इसकी है तो टैक्स भी कौन देगा? यही देगा। इनकम इसकी है तो टैक्स भी कौन देगा? ये देगा। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नितिन गुप्ता क्लासेस और नितिन गुप्ता अलग अलग हैं कि सेम है? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेम है। तो कोचिंग क्लासेस से जो नितिन गुप्ता क्लासेस कमा रही है, लेट नितिन गुप्ता क्लासेस की कमाई है, प्रॉफिट है 50 लाख, तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नितिन गुप्ता क्लासेस की कमाई है या नितिन गुप्ता की कमाई है? नितिन गुप्ता की कमाई है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर दोनों क्या हैं? सेम है। तो वो नितिन गुप्ता का टैक्स है। वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नितिन गुप्ता ने कमाया, नितिन गुप्ता क्लासेस ने नहीं कमाया, नितिन गुप्ता ने कमाया। इनकम टैक्स एक्ट उस 50 लाख पे टैक्स किससे लेगा? नितिन गुप्ता से। 50 लाख पे टैक्स बनता है, लेट 15 लाख। टैक्स लगा किस पे? नितिन गुप्ता पे। पेमेंट हो गई बिजनेस के बैंक अकाउंट से, पेमेंट हुई बिजनेस के बैंक अकाउंट से। खर्चा किसका था? ओनर का। पेमेंट किसने करी? बिजनेस ने। क्या मानी जाएगी? माना क्या जाएगा? अगर बिजनेस ओनर का खर्चा बिजनेस बियर करे तो उसको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स। इसीलिए इनकम टैक्स पे ड्राइंग्स होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। आप 11th की बुक दोबारा उठा लो, फाउंडेशन की बुक्स दोबारा उठा लो। इफ देयर इज इनकम टैक्स पेड तो कैपिटल में से माइनस हुआ होगा, पीएनएल में नहीं आया होगा, बिकॉज दैट विल बी ट्रीटेड एज। मेरा अकाउंट्स गलत हो सकता है? कभी नहीं। मैं भूल सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैंने लर्न नहीं किया। मुझे रीजन पता है कि ऐसा क्यों होता है। इस चीज का रीजन अकाउंट्स में लिखा है कि इनकम टैक्स की बुक में लिखा है? अगर मेरा इनकम टैक्स सॉलिड है, लॉ सॉलिड है, इकोनॉमिक सॉलिड है, कॉस्टिंग सॉलिड है, एफएम सॉलिड है, मेरा अकाउंट्स ऑटोमेटिकली सॉलिड है, क्योंकि मैं किसी भी चीज का ट्रीटमेंट खुद सोच लूंगा कि क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि मुझे उसका लॉजिक पता है। अब भूल जाओगे आप? अब नहीं भूलोगे। ये मैं कहना चाहता हूं, पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है जी? ये है पढ़ना और ये है पढ़ना। क्लासेस ऐसे कंडक्ट हो ना कि अगर तूने मेरी 100% क्लास अटेंड कर ली तो फेल तो नहीं हो सकते, गारंटीड। क्योंकि तुम्हें सोचना इतना आ जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आंदे 10 में से 6-7 नंबर नहीं आएंगे, आ जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बस, जलवा देखना फिर। ठीक है जी? मैं जो जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो जो चीज पढ़ाऊंगा, आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। सोचो ये इनकम टैक्स चल रहा है मार्केट में, कहीं भी पूछ लेना, वो कहेगा भाई साहब लर्न करना पड़ेगा, समुंदर जैसा कोर्स है, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा, लाइफ टाइम पे कुछ ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे कैसे? हवा में थोड़ी बनाया होगा, कोई ना कोई तो इसके पीछे क्या रहा होगा? लॉजिक। जिस दिन वो लॉजिक हमें पता चलने लग जाए, कहानी खत्म। अब समझ, बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की और कंपनी की। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी और शेयर होल्डर्स सेम चीज है, अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगर कुछ कमाया है तो मुकेश अंबानी पे या अदर शेयर होल्डर्स से टैक्स लेंगे कि कंपनी से टैक्स लेंगे? कंपनी से। तो अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और उसमें टैक्स लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ध्यान कर 12th क्लास में, प्रोविजन फॉर टैक्स पीएनएल में आता था, क्योंकि कंपनी का टैक्स है, कंपनी ने पे करा है, तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, पीएनएल में आएगा। लेकिन अगर एक सोल प्रोप्राइटर टैक्स पे करेगा तो वो कहां जाएगा? ड्राइंग्स। रीजन समझ में आया? अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका लॉजिक अकाउंट्स में नहीं होता, उसका लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होता है। तो अगर अकाउंट्स का मास्टर बनना है, मास्टर कौन होगा? जिसने लर्न कर रखा है, जिसने समझ रखा है। समझ रखा है बेटे, समझने के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट समझने पड़ेंगे, तब अकाउंट्स में एक एक चीज समझ में आएगी। अब आपको समझ में आया कि मेरा हर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और सिर्फ सब्जेक्ट नहीं आते। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है मेरे से 2 क्लास, आपने समझा, जिंदगी में पहली बार आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है बेसिकली। ठीक है जी? ओके। मेरी सिर्फ 2-3-4 क्लास लगेंगी। ये हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं टैक्स का, फर्स्ट चैप्टर। देखना मैं कैसे समझाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर ऐसा करेंगे कि आगे के चैप्टर्स देखना कैसे हो जाएंगे।
अब एक छोटी सी चीज समझो, आपने पढ़ लिया जहां भी पढ़ना था, हमें नाम से मतलब नहीं है, ठीक है जी, ना नाम लेना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, कैसा लगा? पहली बार सुनिए आपने चीजें। जिसको ये पता ही नहीं कि टैक्स के अकॉर्डिंग सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस एक चीज होती है, बाकी सब क्या होते हैं? अलग अलग। तुमने टैक्स पढ़ा कैसे और उस महानुभव ने टैक्स पढ़ाया कैसे, मैं ये जानना चाहता हूं। दिक्कत क्या है, जिसने नोट्स बना के पीपीटी बना के जो पढ़ा रहा है वो अपने आप को टीचर हो गया भाई साहब, जिसके बाद डिग्री आ गई वो टीचर हो गया। हलवा है क्या टीचर? टीचिंग मेरा मानना है दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है, सबसे मुश्किल, क्योंकि बहुत मेहनत करके कोई बंदा टीचर बनना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है और मैं जिस लेवल के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा आप उसी लेवल के प्रोफेशनल बनोगे, ठीक है जी। इसीलिए प्रोफेशनल्स है ही नहीं, कोई प्रोफेशनल्स निकल ही नहीं रहे, सब किसी तरीके से धक्के से पास होके निकले हैं, इसीलिए इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे। 2011 में मेरा एक इंटरव्यू, मेरा एक रिकॉर्ड था पैकेज का, सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख रुपए मेरा स्टार्टिंग पैकेज था, फ्रेशर्स पैकेज। आज तक तो कोई तोड़ नहीं पाया, ठीक है जी। कोई तो रीजन होगा, इसका मतलब कंपनी तो पैकेज देने को तैयार है, तुझसे लेने लायक हो कि नहीं हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो देखते हैं, यहां तक कुछ समझ में आया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आ गया? तो अगर सोल प्रोपराइटर है, इनकम टैक्स लगा किस पे है? ओनर पे। पेमेंट किसने करी है? बिजनेस ने। ओनर का एक्सपेंस किसने पे कर दिया? बिजनेस ने। एक्सपेंस है कि ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स है। पीएनएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन सोल प्रोपराइटर के अलावा जितनी भी बिजनेस फॉर्म्स है, टैक्स लगाई किस पे है? बिजनेस पे। पेमेंट भी किसने करी है? अब एक्सपेंस है, ड्राइंग्स है? एक्सपेंस। अब कहां जाएगा? पीएनएल में। अब तू कंपनी की बुक्स बना, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स बना, इनकम टैक्स पीएनएल में आएगा, ठीक है जी। अब समझ में आया? कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में बहुत डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा तो लॉ डिफरेंस है। अच्छा एक चीज और देख, अकाउंट्स, लॉ और इनकम टैक्स तीनों के हिसाब से सब कुछ अलग अलग है, इसलिए तुम कंफ्यूज रहते हो। तुम कहीं पढ़ते कुछ और हो, किसी और दूसरे सब्जेक्ट की बुक खोलते तो उसमें कुछ और हो जाता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि आज तक तुम्हें पता ही नहीं चला कि तीनों सारे सब्जेक्ट्स के लॉजिक अलग अलग है, हर सब्जेक्ट को सोचने समझने का तरीका अलग है। तो इसलिए जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को पहले जानना, बेसिक फाउंडेशन बहुत जरूरी है, इसलिए वो 2 वीडियोस दी जाती हैं आपको। पहले आप इस लायक बनो कि हम टैक्स आपको क्या कर रहे हैं? समझा सकें। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाई हमने और इकोनॉमिक्स को टैक्स से रिलेट किया हमने। इंटरेस्टिंग था कि नहीं? बहुत, ठीक है जी। ओके, अब देख मैं क्या पढ़ा रहा हूं? लॉ। अब मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, जब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे या कोई भी टैक्स पढ़ेंगे, देखना आप मक्खन, हर चीज बहुत स्मूथ जाएगी, नथिंग टू लर्न, ठीक है जी। ओके, नाउ पर्सन। तो पर्सन में क्या क्या है हमारे पास? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या अब सबके सामने हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है आपकी? ठीक है जी। अब सोच, तूने सीए कर ली, सीएस कर ली, सीएमए कर ली, तेरे पास कोई रिटर्न फाइल करवाने आया, तू ये ढूंढ रहा है कि वो पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, बीओआई है, उससे पूछ रहा है चाचा हो क्या तुम? सिवा गलत बात। ये मैं कहता हूं प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है, घिस पिट के करने वाले बहुत सारे हैं, इसीलिए 500 हजार 2,000 रुपए में लड़ाई बहुत सारी है। 1 करोड़ के लोग हैं ही नहीं, कंपनियां 1 करोड़ लेके बैठी हुई हैं, भैया कोई तो आओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं? ओके, यहां तक पर्सन समझ में आया? पर्सन समझ में आया? चलो, ये एक टर्म समझाई मैंने, पर्सन। ओके, ठीक है जी। अगर इनकम है तो टैक्स भी है। वो और बात है कि कुछ इनकम्स ऐसी हो सकते हैं जिसपे हम टैक्स, उनको हम एग्जेम्प्टेड इनकम बोल लेंगे। कौन सी इनकम बोल देंगे?
लेकिन एक बात है, अगर वो इनकम में पहले टैक्स के दायरे में आएगी और फिर हम माफ करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पहले उसे टैक्स के दायरे में आना तो पड़ेगा ना भाई। ठीक है जी, ओके। तो ये तो था पर्सन। अब एक चीज होती है एसएससी। एसएससी एक वर्ड होता है असेसमेंट। असेसमेंट वर्ड का मीनिंग बता सकते हो? नहीं, ओके। वैल्यूएशन वर्ड यूज होता है असेट्स के लिए। असेसमेंट वर्ड यूज होता है लायबिलिटी के लिए। लायबिलिटी के लिए वर्ड वैल्यूएशन नहीं होता है, एसेस करना होता है, टू बी कैलकुलेटेड। वो कैलकुलेटेड होता है, और असेट्स की वैल्यूएशन की जाती है किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो जब भी हम वैल्यूएशन वर्ड यूज करते हैं तो वो किसी असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जब भी हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो असेसमेंट वर्ड यूज होता है। असेसमेंट किस चीज के लिए आता है? तूने इनकम अर्न करी, उस इनकम पे क्या देना है? टैक्स देना है। अभी तूने दिया नहीं है, तो वो अगर देना है तो वो तेरी क्या है? लायबिलिटी। तो जिसकी वो लायबिलिटी है वो एसएससी कहलाता है। सेम फैमिली के लोग हैं ना, एसएससी, असेसमेंट। ठीक है जी, ओके। इंग्लिश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए। तो अगर मुझे परफेक्ट बनना है तो इंग्लिश की भी ताकत मेरे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यही मैं कहता हूं, एक सब्जेक्ट से कोई चैंपियन नहीं बन सकता भाई। ठीक है जी, चलो जी। अब हम बात करेंगे एसएससी। तो एसएससी आपको समझ में आ गया कौन है? इनकम टैक्स क्या है? लायबिलिटी। इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन, कि तेरा इनकम टैक्स बनता कितना है, उसको क्या बोलेंगे? असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। असेसमेंट। जिसकी वो लायबिलिटी है, जिसको वो देना है, या मैं कहूं मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हूं, मुझे जिससे इनकम टैक्स, वो कौन है? वो एसएससी है। अब समझ में आ गया? एसएससी, असेसमेंट वर्ड समझ में आ गया? बहुत खूब। एसएससी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन, समझ चुके हो आप कौन है? Any person which comes under the any provisions of the income tax act। आप इनकम टैक्स एक्ट को शनिदेव समझो, और अगर शनिदेव की दृष्टि के सामने आप आ गए तो आप क्या कहलाओगे? एसएससी। ठीक है जी। अगर मेरी बहुत सारी दृष्टियां हैं, प्रोविजंस हैं, किसी भी एक प्रोविजन में अगर तू फंस गया तो तू क्या कहलाएगा? एसएससी। तो तेरे को हम एसएससी बोलेंगे। एसएससी 3 प्रकार के होते हैं। पेपर में आता कि नहीं आता? राइट शॉर्ट नोट ऑन एसएससी, एक्सप्लेन एसएससी। थ्योरेटिकल जो मैं करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के लिए भी है, और पेपर में एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और जैसे मैं लिख रहा हूं, अच्छा तुमको पेपर में वैल्यूएशन और असेसमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुमको समझाई एक बात, तुम ये यहां से लिखोगे। ठीक है जी।
तीन तरीके के एसएससी होते हैं। पहला अनॉर्मल एसएससी, दूसरा एसएससी डीम्ड एसएससी, तीसरा एसएससी बाय डिफॉल्ट। तो तीन प्रकार के एसएससी हैं भैया हमारे पास। नॉर्मल एसएससी, डीम्ड एसएससी और एसएससी बाय डिफॉल्ट। नॉर्मल एसएससी समझो एक छोटी सी चीज, फैमिली के एक्सपेंसेस बियर करने के लिए आपके पास एक मिनिमम पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। 5 जनों की फैमिली के लिए मिनिमम से मिनिमम कितने रुपए लगेंगे साल के? खाना पीना रसोई, अब उसमें अचार पापड़ मत जोड़ देना, अचार पापड़ लग्जरी में आता है, ठीक है जी, अचार पापड़ मत जोड़ देना। तो आप बता सकते हो, आपको शायद अगर किचन का थोड़ा सा अंदाजा हो तो कितना? आम आदमी है, अंबानी का छोटा भाई है। अनिल अंबानी का खर्चा क्यों बता रही है? चलो खैर, हर एक बंदा अपने हिसाब से सोचता है, ध्यान रखने की बात, ठीक है जी। तो हमको समझ में आ गया कि इसकी फीस कितनी रखनी है, ठीक है। ओके ओके जी, तो हमें समझ में आ गया ये बात। तो देखा, बातों बातों में बहुत कुछ आ जाएगा। ये ऑडिटर है मैं, आपकी बातों बातों में हम समझ जाएंगे कि भाई साहब कितना 2 नंबर का माल छाप रखा है आपने, ठीक है जी। ओके जी, चलो खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लॉ, लेट हम मान के चलते हैं आज की तारीख में दिल्ली मुंबई जैसे एरिया में अगर आप रहना चाहते हो, यहाँ पे घर का जो किराया है और जो खाने पीने की कहानी है, उस कहानी के हिसाब से लेट मैं मान के चलता हूं आज की तारीख में 50,000 रुपए महीना एक नॉर्मल चीज है। लेट, ठीक है जी। 50,000 रुपए महीना कितना हुआ? 6 लाख। 6 लाख तो तेरे को खुद को चाहिए भाई साहब, 5 जनों की फैमिली को खाना खिलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान। सही बात गलत बात? सही बात। जा 6 लाख रुपए तक की इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये है, समझ गए? क्योंकि कोई बंदा कमाता 3 लाख रुपए, 25,000 रुपए महीना, घर का खर्चा है, 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों की स्कूल की फीस है, कोचिंग वाले भैया की फीस है, खाना पीना है, तो मैडम जी के हिसाब से तो 10 लाख ही लगते हैं। उसके बाद मैडम मैं एक बात बोलिए, ठीक है जी, तो वो भैया जी तो कितने कमा रहे हैं? 3 लाख। अगर आपके हिसाब से 10 लाख रुपए लगते हैं मिनिमम 5 जनों की फैमिली में साल भर में, आपके हिसाब से, मैंने आपके हिसाब से बोल दिया, तो जो बंदा 3 लाख कमा रहा है, क्या एथिकल है उससे टैक्स लेना? नहीं। तो एक मिनिमम इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी फिलहाल 7 लाख है, ठीक है जी। कितनी? ठीक है, चलो खैर, बात की बात, हम 6 लाख लेके चलते हैं। हमें नहीं पता 7 लाख है, 70 लाख है, 50 लाख है, हमें नहीं पता, वो तो चेंज होती रहेगी हर साल, तो हम उस लफड़े में पड़ते ही नहीं, ठीक है जी। हमारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, 7 लाख हो 8 लाख हो, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो मिनिमम इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेट मैंने कहा 6 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आप कमाते हो 20 लाख रुपए, आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको बोलते हैं नॉर्मल एसएससी। नॉर्मल एसएससी, उसकी इनकम इस तरीके से है कि उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, उसको नॉर्मल एसएससी बोलते हैं। नॉर्मली अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये मत पूछ टैक्स निकालते कैसे। हाँ, हाँ,
नहीं, नहीं, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। शनिदेव, शनिदेव किसी का कुछ लेंगे, तेरे पास है ही कुछ नहीं तो क्या लेंगे? ना, जा बेटे जा, मौज कर तू। मौज जा ही मौज जा, तू मौज कर। तेरे ऊपर ना 7.5 का फर्क पड़ेगा ना ढैया का। तेरे पास है ही कुछ नहीं, ठीक है जी, तो तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि उखाड़ने लायक कुछ। पाकिस्तान के पास फिर भी हैंडपंप था जो शनिदेव उखाड़ लाया, तेरे पास वो भी नहीं है भाई, तो शनिदेव क्या उखाड़ेंगे? जा तू मौज मस्ती ले। तेरे ना ढैया की दिक्कत है ना 7.5 की, ठीक है जी। अब समझ गया भाई? 6 लाख से नीचे अगर तू कमाता है, मतलब ये मेरा एग्जाम्पल है 6 लाख, हमारे कोर्स में जो भी होगा हम उस हिसाब से देखेंगे। मैं टैक्स भी मैथमेटिकली कराऊंगा। अगर टैक्स में कोई 7 लाख है, कोई 8 लाख है, कोई 9 लाख हो जाएगा, मेरी वीडियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच के देखना। मैं लॉजिकली बढ़ा दूंगा आपको, पूरी जिंदगी मेरी टैक्स की वीडियोस देख सकते हो आप, ठीक है जी। ओके, बनिया इंपैक्ट, ठीक है जी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेट, मैंने एक एग्जांपल लिया 6 लाख। अगर तू 6 लाख से नीचे कमाता है तो बेटे हमारी दृष्टि तुझ पे पड़ेगी नहीं, ना ढैया ना 7.5, कुछ नहीं, तू खेल, ठीक है जी। अगर तू 6 लाख से ऊपर कमाता है, कुछ तो दे जा। आप एक चीज नोटिस करो, हफ्ता भी शनिदेव ही लेते हैं। 7 दिन में से एक दिन ऐसा है जिस दिन आपको हफ्ता देना पड़ता है। शनिदेव, ठीक है जी। चलो खैर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और, मैं आपको एक मैथोलॉजिकल इंपैक्ट बता देता हूं। जो भी डॉन भाई बनता है उसकी कुंडली में शनि बहुत उच्च का होता है। यस, दैट्स अ फैक्ट। जो बहुत बड़ा बदमाश है उसकी कुंडली में शनि बहुत उच्च का है, क्योंकि हफ्ता शनिदेव ही ले सकते हैं, ठीक है जी। चलो खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉर्मल एसएससी समझ में आया? अगर 6 लाख से ज्यादा कमाता है तो ये क्या कहलाएगा? एक नॉर्मल एसएससी। इसकी इनकम है, इसकी इनकम पे इसको क्या देना है? टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आया डीम्ड एसएससी। क्या आया? डीम्ड, मान लिया जाएगा, मान लिया। वैसे तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। अगर इसकी इनकम है तो ये टैक्स देगा, इसकी इनकम है तो ये टैक्स देगा। सही बात, सही बात। अब डीम्ड टैक्स की बात करते हैं। डीम्ड का मतलब क्या है? मान लिया जाएगा तेरी इनकम है, तू ही दे टैक्स। अरे भाई ये कैसे मान लिया तूने? मैं बताता हूं कब कब माना जाएगा। पहला केस, लेट किशन जी का एक मंदिर है, किशन जी के मंदिर में चढ़ावा आ गया 500 करोड़ रुपया। किशन जी ने कितना कमाया? इनकम है तो उस पर थोड़ा सा क्या है, तो किशन जी से क्या लिया जाएगा? बेटे जिसके पापा मम्मी में दमो जाके ले आओ। अब इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है। अगर डायरेक्ट टैक्स है तो इनकम किसकी है? किशन जी की। तो टैक्स लेने किसके पास जाना पड़ेगा? किशन जी के पास। किसके पापा मम्मी में दम जाएगा? कहीं नहीं। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया डीम्ड एसएससी का। पुरोहित जी को पकड़ लेंगे। अंकल अंकल आप एजेंट हो ना उनके, आपके डायरेक्ट लिंक है, तो ऐसा करो थोड़ा सा टैक्स जमा करा दो। अगर हम प्रिंसिपल को नहीं पकड़ सकते तो हम किसे पकड़ लेंगे? एजेंट को। ये हम इसलिए पकड़ लेंगे क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में हमने किसका प्रोविजन रख रखा है? डीम्ड एसएससी का। अगर हमारी इनकम टैक्स की बुक में डीम्ड एसएससी नाम का कोई प्रोविजन नहीं होता तो पुजारी से हम टैक्स ना ले पाते उस चंदे का। क्योंकि पुजारी जी क्या कहते? इनकम टैक्स तो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। जिसकी इनकम उससे ले ले, मेरी नहीं है। मेरी सैलरी कितनी है? 45,000 रुपए महीना। 6 लाख से इस पे टैक्स बनता ही। निकल यहां से, चल निकल, ठीक है जी। तो अगर वो हिंदुस्तानी है तो हम भी तो टैक्स लगाने के लिए हमने कॉन्सेप्ट कौन सा निकाला? डीम्ड एसएससी का। अब किशन जी की इनकम पे भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, ठीक है जी। आपको पता है मंदिर कितना टैक्स देते हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए आते हैं सरकार के पास। लोग पूछते हैं मंदिरों से जीडीपी जनरेट कैसे होती है? कितने आते हैं? सिर्फ मंदिर वो चीज है जिससे सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करती है। और ये तो डायरेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है। मंदिरों से जो जीडीपी जनरेट होती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
2.5 लाख करोड़ रुपए आते हैं मंदिरों से। ठीक है जी, चलो खैर, ठीक है जी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉट डीम्ड एसएससी, तो डीम्ड एसएससी में सबसे पहले तो हमने पकड़ लिया पुजारी जी को, प्रीस्ट पुजारी जी। दूसरी चीज समझो, एक अमेरिकन ने हिंदुस्तान में कुछ कमा लिया। कमाई कहां से करी? टैक्स कहां देगा? लेकिन वो तो अमेरिका में बैठा है। किसको पकड़ लो? समझ गया ना तू? सोच, तू भी समझ गया क्या समझाया हमने? ठीक है जी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम उस अमेरिकन को तो पकड़ने भागेंगे नहीं। पूरी दुनिया में जितने जितने लोग बैठे हुए हैं वो यहां से कमाएंगे, तो हम क्या पूरी दुनिया में उनको पकड़ने भागेंगे? इतना टाइम नहीं हमारे पास। यहां पे उनका जो क्या होगा उसे पकड़ेंगे हम। सही बात? ओके, इसीलिए उनको क्या बोला जाएगा? हालांकि कमाया तो उसने, फॉरेनर ने, लेकिन हम टैक्स किससे रिकवर करेंगे? एजेंट से। समझो, अब अमेरिका से एक शिप चला, बंदे बंदियां सामान लेके, जो भी है, या तो लोग हैं या सामान है, वहां से चला, यहां आया, सामान उतारा, लोग उतारे, कुछ कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आके उसने कुछ, तो उस कमाई पे थोड़ा सा टैक्स तो देना पड़ेगा ना। अगर हम उस शिप को फिलहाल जाने दें कि बाद में दे दियो, टैक्स देगा? दूसरा पॉइंट, वो जो शिप है अमेरिका की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, उसका शिप है। कमाया किसने है? उस कंपनी ने, या वो जो शिप कैप्टन जो शिप लेके आया उस कैप्टन ने? कंपनी ने। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब वो टैक्स किस पे लगना चाहिए था? कंपनी पे। किससे लेना चाहिए था? अगर हम कंपनी से लेने जाएंगे, कब आएगा टैक्स? कब नहीं आएगा? और रिसोर्सेस लोग लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम उस कैप्टन को पकड़ लेंगे, चाचा जाने तब देंगे जब आप क्या दोगे? टैक्स। तो या तो चाचा टैक्स जमा करा दें खुद, और अगर खुद नहीं कराएंगे तो वो एक ऑथोराइज पर्सन छोड़ के जाएंगे कि जी इससे ले लेना। तू देगा? हाँ दे सकता है, बैंक बैलेंस दिखा, ठीक है अब जा चल। ऐसे नहीं जाने देंगे उस शिप को। ओके, तो हमने जो शिप के कैप्टन को पकड़ा, क्या इनकम उसकी थी? इनकम तो कंपनी की थी। हम कैप्टन को पकड़ पाए, टैक्स ले पाए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में किसका प्रोविजन है? डीम्ड एसएससी का। वरना तो इनकम टैक्स एक्ट डायरेक्ट टैक्स है, हम उसको नहीं पकड़ सकते थे, और वो टैक्स गोलमोल हो जाता, पता नहीं कब आता कब नहीं आता। और टैक्स लेने के लिए 10 लोग लगाने पड़ते, केस फाइल करने पड़ते, रिपोर्टिंग, टैक्स आने से ज्यादा तो क्या हो जाती? कॉस्ट। ठीक है जी। तो डीम्ड एसएससी, तो डीम्ड एसएससी में प्रिंसिपल को पकड़ने की बजाय हम किसको पकड़ लेंगे? एजेंट को। तो सबसे पहले तो पुजारी अंकल आ गए। ठीक है जी। दूसरी चीज, एजेंट ऑफ अ फॉरेनर आ गया। ठीक है जी। तृतीय, एसएससी बाय डिफॉल्ट। एसएससी बाय डिफॉल्ट। आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो वो 2 वीडियो देख ली। आपने उसमें टीडीएस देखा था। टीडीएस, टीडीएस काटें कि ना काटें? उससे चोरियां रुकी कि नहीं रुकी? रुकी। तो मैं इनकम टैक्स हूं, आप एक पर्सन हो, आपने इसको सैलरी पे करी है 10 लाख। मैंने आपसे क्या कहा? अगर आप इसको कोई पेमेंट कर रहे हो तो उस पर क्या काटो? टीडीएस। तूने कहा मैं नहीं काटता, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अच्छा, अब देख हम क्या क्या उखाड़ेंगे। ठीक है जी। ओके जी। ओके, तो तूने कोई गलती करी कि नहीं करी? करी। अगर गलती करी तो अब तेरे ऊपर कोई पेनल्टी बनती है। अब समझ एक छोटी सी चीज, ये बंदा बिजनेस करता है, तो इसका आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके कुछ इनकम्स हैं, इसके कुछ एक्सपेंसेस हैं। उन एक्सपेंसेस में इस भाई की सैलरी है। तूने इस भाई को सैलरी पे करी है 4 लाख। इस पे टीडीएस काटना था
तूने नहीं काटा। तेरा नेट प्रॉफिट है 5 लाख। अगर नॉर्मल रूल्स देखे जाएं मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से कितने रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था। तूने कितना कमाया था? 6 लाख से कम। तो क्या ये एसएससी था? नहीं, ये एसएससी, इसको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना था, ये जा सकता था आराम से। लेकिन मैंने इससे कुछ कहा और इसने मानना नहीं। और ये भाई इंडिया से बाहर है, इसने दे दिया यहां से 4 लाख भेज दिए हिंदुस्तान से बाहर, टैक्स नहीं काटा। तो हम मान के चलेंगे इसने वो खर्चा किया ही नहीं। हमें तो 4 लाख पे टैक्स चाहिए, तो हम इससे ले लेंगे, ये 4 लाख इसकी इनकम में ऐड कर देंगे और 5 लाख प्लस 4 लाख कितना हो जाएगा? 9 लाख। तो पहले ये एसएससी नहीं था, अब ये क्या हो गया? अब इसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा हो गई। अब इसको उस पर क्या देना पड़ेगा? अब तेरे को बेटे टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एसएससी बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? गलती, कोई गलती, कोई गुनाह किया आपने, जिस वजह से आप एसएससी बन गए, आपको कोई पेनल्टी या कोई चीज देनी पड़ी। ठीक है जी। तो इसमें जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूं? either TDS not deducted or if deducted not yet deposited। या तो तूने टीडीएस अभी तक डिडक्ट ही नहीं करा, ऐसी दे दिया, पेमेंट कर दी, और या फिर तूने टीडीएस डिडक्ट करा, टीडीएस काटा, टैक्स, टैक्स तो हमारा है, अपनी जेब में रख के बैठा हुआ है, हमें दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, तूने गलती करी है, अब भुगत। ठीक है जी। तो कितनी तरीके की एसएससी हैं? 3। नॉर्मल एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी बाय डिफॉल्ट। इनकम टैक्स एक्ट में तीनों एसएससी होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? इस तरीके से लॉ डिजाइन किया जाता है ना, कोई बच ना जाए। एक मिनिमम इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, वरना वो अपने लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे बेयर करेगा? भूख से मरेगा। और अगर भूख से मर रहा है तो सरकार ने पहले तो उससे टैक्स लिया जिसकी वजह से वो भूख से मर रहा है, फिर वो भूख से अगर मरता है तो दिक्कत है, उस देश को दिक्कत है, भूख से नहीं मरना चाहिए। तो वो सरकार फिर उसे खाना देगी सस्ते में, तो जो इससे टैक्स लिया था वो अल्टीमेटली फिर इसको देना पड़ेगा। और उसके बीच में इतनी सारी रिसोर्सेज भी लग गए, पहले टैक्स कलेक्ट करने वाले को सैलरी दी, फिर इसको अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने को सैलरी दी। तो इससे बढ़िया इन दोनों को जॉब से निकालो, इससे टैक्स ही मत लो। सरकार को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? ठीक है जी। कोई दिक्कत? पर्सन समझ में आया? पर्सन, पर्सन। एसएससी समझ में आया? एसएससी वर्ड समझ में आया? एसएससी। तो पर्सन, एसएससी, ओके, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एवरी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। लॉ के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट्स, कौन? कॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इनकॉर्पोरेटेड, और इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कंपनी भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। ठीक है जी, ओके। तो वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने ओनर से अलग है लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नाम से बिल्डिंग रजिस्टर करा सकते कि नहीं करा सकती? करा सकती है। पार्टनरशिप फर्म करा सकती है? नहीं। सोचो कितना सिंपल हो गया अब तुम्हारे लिए लॉ का पेपर, दोबारा देके देखो अब कितना स्मूथ है। तुमको डिफरेंस याद नहीं करने पड़ेंगे, खुद आएंगे। ठीक है जी, ओके जी। और टैक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ सोल प्रोपरेटर और उसका ओनर क्या है? वन एंड द, अदरवाइज बाकी सब बिजनेस अपने ओनर से क्या है? सेपरेट, अलग है। ओके जी। पर्सन ओके, एसएससी ओके। तो हम लेंगे एक छोटा सा विराम। ठीक है जी।